Okay, hello everyone, how are you all? Can you see the screen and can you hear me now? Okay, I hope everything is clear. You can see me and the screen is also visible, right? Fine, fine, fine. Okay, hello. So let us start with the homework part. है ना? ठीक है. So I hope there were some questions given to you. आपको कुछ questions दिए गए होंगे and you're supposed to complete that, right? Everybody? तो ऐसा कोई है जिसका सारा क्वेश्चन हो गया है? Okay, good. Fine, good. बहुत अच्छी बात है. Okay, चलो अच्छा. Fine, so let us see कितने लोगों को डाउट है. See, your exercise homework was in-text exercise 6 was your homework, right? So in-text exercise 6 was your homework. So question number 1 में किसी को डाउट है? 1 में किसी को डाउट है? 1 में डाउट है. Okay. Okay, there is a 1 में किम में okay. The approximate wavelength associated with a gold ball weighing 200 gram and moving at a speed of 5 meter per hour. Okay. क्वेश्चन नंबर 1. देखो तुम्हें मास क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 200 ग्राम. तो 200 ग्राम कितना किलोग्राम हुआ बताओ? It is 1/5 kilogram. Is that clear everyone? ठीक है. Or you can say 0.2 kilogram. Okay, now what is the velocity? Velocity is 5 kilometer per hour. तो अब बताओ कितना मीटर पर सेकंड हुआ? Can you convert kilometer per hour into meter per second? Because velocity का ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है. कैसे करोगे? बताओ. बताओ एवरीबॉडी. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/720 से डिवाइड कर दोगे. हाँ, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे इंटू 5/12. ये काइनेमेटिक्स में तो पढ़ा होगा ना सबने? नहीं पढ़ा है क्या? 5/18. 5/18 एक मिनट है ना. हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई होगा. सही है. 5/18 से. मीटर पर आवर है. मीटर पर आवर है क्या? ओके ओके, फाइन 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 फाइन. ओके ठीक है. तो इसमें किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये मीटर पर आवर है. 5 मीटर पर आवर. तो ठीक है. तो एक सेकंड में कितना जा रहा है बताओ? 5 मीटर जा रहा है 3600 सेकंड में. बताओ. तो पर सेकंड क्या हुआ? एक सेकंड में इतना मीटर जाएगा ना. इज दैट क्लियर? तो ये वेलोसिटी हो गया इन मीटर पर सेकंड. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, सो वेलोसिटी आपको मिल गया है इन मीटर पर सेकंड. इट इज 5/3600. दैट इज 1/720 मीटर पर सेकंड. ठीक है, कोई बात. तो अब लेमडा हम जानते हैं क्या होता है? h/m इंटू वी. और h हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻34. m है 0.2 एंड इट इज 1/720. तो बताओ सॉल्व करके कितना आता है? एवरीबॉडी इसका आंसर बताइए अब क्या आएगा. देखो ये आ जाएगा क्या? 6.626 इंटू 720 इंटू 5 इंटू 10⁻34. तो ये सॉल्व करके देखो कितना आता है. क्या ऑर्डर आता है देखो तो. ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. 10⁻30 आएगा क्योंकि यहाँ देखो क्या है, ये तो 3600 हो जाएगा ना. 3600 आ रहा है यहाँ पे. 3600 इंटू 6.6 इंटू 10⁻30. तो ये 10,000 का ऑर्डर 10⁻30 आएगा. ठीक है.
इट विल बी ऑफ द ऑर्डर 10 raised to power minus 30 मीटर। समझ में आया? क्योंकि 36 into 6 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 पकड़ लेगा, तो इसका ऑर्डर 10 की पावर minus 30 मीटर का होगा। ये लिखना है एवरीबॉडी, डू यू वांट टू राइट दिस? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये ध्यान देना कि जो वेलोसिटी हम रखेंगे ना वो मीटर पर सेकंड में रखना पड़ेगा हमें, और मास है उसको हम किलोग्राम में रखेंगे, तभी हमें वेवलेंथ मीटर में मिलेगा। ठीक है एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी का डाउट है? क्वेश्चन 2 वेदांत। ओके, वेदांत पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट पॉसिबली कैन बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल्स 50 एंड 200 वोल्ट्स। तो V1 आपको दे रखा है 50 वोल्ट और V2 दे रखा है आपको 200 वोल्ट। तो लेमडा वन क्या आएगा? H अपॉन रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी, राइट? या फिर तुम यदि डायरेक्टली डी ब्रॉगली एंगस्ट्रॉम में निकालते हो तो ये रूट अंडर V1 आ जाएगा। उसी तरह से लेमडा 2 क्या आएगा? रूट अंडर 50 अपॉन V2। तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 क्या आएगा बताओ? V2 अपॉन V1 रूट अंडर V2 अपॉन रूट अंडर V1। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब V2 क्या दिया है? V2 200 दिया है और ये 50 दिया है, तो रूट अंडर 4 क्या आएगा? 2 आएगा। 2:1। समझ में आया? वेदांत, वेदांत जवाब दो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, इन हाइड्रोजन एटम x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। देखो ए नॉट हमें दे रखा है x, यानी फर्स्ट जो बोर ऑर्बिट है उसका रेडियस हमें दे रखा है x। तो अब पूछा गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 पाई आर इज इक्वल टू होता है एन लेमडा। अब हम लिख सकते हैं आर क्या होगा? ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ए नॉट जेड स्क्वायर बाई एन नहीं, एन स्क्वायर बाई जेड होगा गणेश। इसको हम एन लेमडा लिख सकते हैं, राइट? तो ये आ जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा क्या मिलेगा? 2 पाई ए नॉट एन अपॉन जेड। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब हाइड्रोजन एटम की बात की है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा? यदि अपन बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में Z1 होता है, राइट? हाइड्रोजन एटम में Z तो 1 होता है ना? हाँ, तो अब देखो क्या है, हमें लेमडा क्या मिलता है? हमें लेमडा मिलता है 2 पाई ए नॉट इंटू एन, है ना? हमें लेमडा मिलता है 2 पाई ए नॉट इंटू एन, और यहाँ पे एन क्या दे रखा है? एन दे रखा है 3 और ए नॉट दे रखा है एक्स। तो लेमडा क्या आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ? 2 पाई एक्स इंटू 3 यानी 6 पाई एक्स। इज दैट क्लियर? लेमडा क्या आएगा? 6 पाई एक्स आएगा। लिखना है किसी को? डू यू वांट टू राइट दिस? ठीक है, फिर देखो आरुष। ओके फाइन फाइन, ठीक है फाइन। तो क्वेश्चन 4 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन 4 में किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 5 में डाउट है। देखो क्वेश्चन 5 में फिर वही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है लेमडा, हम लिखते हैं क्या? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ फिर से आ जाएगा 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू एन लेमडा। तो हमें लेमडा क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 पाई ए नॉट एन अपॉन जेड, है ना? तो अब बोला गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, यानी n क्या है? 2 है, और z क्या है? 3 है। n क्या है यहाँ पे? 2 है, और z क्या है? 3 है। तो सेकेंड, अब देखो क्या पूछा गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। तो सेकेंड ऑर्बिट है Li2 प्लस का, तो इसका लेमडा क्या आएगा बताओ? 2 पाई ए नॉट 2 अपॉन 3 यानी 4/3 पाई ए नॉट। इज दैट क्लियर? तो हमें ये लाना है 4/3 पाई ए नॉट, राइट? किस केस में 4/3 पाई ए नॉट आएगा वो हमें चेक करना है। लेट अस गो बाय द ऑप्शंस।
हमें पता है लेमडा क्या आता है, हमें पता है लेमडा है, फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, हमने फॉर्मूला लिखा है 2 पाई ए नॉट इंटू एन बाई जेड। तो ऑप्शन ए में क्या है, n इज इक्वल टू 3 दिया है और z इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये तो 6 पाई ए नॉट आ रहा है ना, तो ये तो इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एवरीबॉडी क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 पाई ए नॉट, हमें चाहिए 4 पाई ए नॉट और यहाँ 6 पाई ए नॉट आया, तो ये सही नहीं। ऑप्शन बी में देखते हैं, लेमडा फिर उसी फॉर्मूले में डालेंगे, ए नॉट यहाँ पे n क्या दे रखा है, n दे रखा है 4 और कार्बन है तो z दे रखा है क्या, z दे रखा है 6 है ना, n इज इक्वल टू 4 है और z इज इक्वल टू 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो हमें ये क्या मिला 4 पाई ए नॉट बाई 3, तो हमें यही चाहिए था ना, तो ये किस में मैच कर रहा है, आर्यन n कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, आर्यन यहाँ पे ये वाला n कैंसिल होगा ना, आर्यन इज दैट क्लियर, तो इसलिए n स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, इसमें किसी को डाउट है अभी, एवरीबडी आपको ऑप्शन बी क्लियर, मतलब क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया, ये लिखना है, डू यू वांट टू राइट दिस, ठीक है सुमिति लिख लो इसको। वेवलेंथ का दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू m बाई h भी यूज कर लो, फिर वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू v नॉट z बाई n, तो उससे भी वही आएगा ना, ठीक है आयुष, कर सकते हो यूज। ओके फिर 5 के बाद नेक्स्ट बताओ, 5 के बाद नेक्स्ट क्या है, 5 के बाद नेक्स्ट 7, देखो 7 तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है, वो रहने दो, वो भी नहीं हुआ है, इन्होंने बीच में दिया, 7 छोड़ दो, 7 इज ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब तो वो तो अभी आज पढ़ेंगे तब कर पाएंगे। 8, a particle x moving at a velocity has a de Broglie wavelength, हाँ क्वेश्चन 7 अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है, तो वो तो अभी नहीं पढ़े हैं, तो हम उसको तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, लेमडा 1 आएगा h बाई एम वी, ठीक है, और ये दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 2 क्या है, h अपॉन m2 क्या दिया है, m2 दिया है 25% ऑफ m1, यानी क्या आएगा m बाई 4 आएगा, इज दैट क्लियर, 25% m बाई 4 आया ना, ठीक है, और वेलोसिटी 75%, राइट, तो जब वेलोसिटी 75% है तो ये 3/4 v आएगा, इज दैट क्लियर, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। तो अब जरा हम रेशियो ले लेते हैं, तो अब हम जब रेशियो लेंगे तो क्या होगा, h कट जाएगा, m कट जाएगा और v कट जाएगा, राइट, तो जब हम लेमडा 1 बाई लेमडा 2 करते हैं, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन 3/16, राइट, तो ये हमें मिल गया 16/3, तो लेमडा 1 दिया है और लेमडा 2 हमें पता करना है क्या है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। ठीक है, तो अब हमें मिल गया लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/16 और ये आ गया 16/3, तो लेमडा 2 क्या आया बताओ, लेमडा 2 क्या आया, 5.33 ऑब्वियसली, यहीं भी तुम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, 5.33 आया है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है शायद, एक मिनट रुको तुम, वो 150 होगा ना वेवलेंथ 1, कौन सा गणेश, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, गणेश कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, लेमडा 2 16/3 आएगा, ठीक है, ऑप्शंस में नहीं है वो, 16/3 तो है ऑप्शन में, ठीक। गणेश तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, ये 16 लेमडा 2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, लेमडा 1 1 एंगस्ट्रॉम है,
ये लेमडा 2 3/16 आया हमारा। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं रेसिप्रोकल लेने में हमने शायद गलती की है। एक मिनट रुक जाओ। हम्म। ठीक है रुक जाओ। सी 16/3 है ये एक्चुअली। देखो क्या है, एक मिनट है ना। लेमडा 1 बाई लेमडा 2 क्या आएगा? ये आएगा m2v2 अपॉन m1v1, राइट? यहाँ उल्टा किया हुआ है। तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2, m2 क्या है अपने पास? m2 है m/4 और v2 है 3/4v, और ये m इंटू वी है ना। तो ये लेमडा 1 बाई लेमडा 2 जो है इट इज 3/16। तो 3, ये आया 1 बाई लेमडा 2 इज 3/16। तो ये 3 लेमडा 2 इज 16, तो लेमडा 2 आएगा 16/3। ठीक है, कैलकुलेशन में उल्टा ले गया था वैल्यू। सो दैट इज 5.33 है ना। ओके, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ओके फाइन। ठीक है, लिखना था क्या? क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या। The ratio of d Broglie wavelengths of a proton and alpha particle will be 1/2 if, देखो क्या है, लेमडा 1 फिर से यदि हम लिखें तो होता है h बाई रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी 1, और लेमडा 2 क्या आता है? h बाई रूट अंडर 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, तो यदि हम रेशियो ले लेते हैं, यानी लेमडा 1 बाई लेमडा 2 लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? रूट अंडर m2 काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन m1 काइनेटिक एनर्जी 1। कोई दिक्कत है इसमें? अब बोला क्या है? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो लेमडा प्रोटॉन लेमडा अल्फा पार्टिकल। हाँ, ऑप्शन से कर सकते हो, बट फिर हम लोग तो कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है क्या? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? अब ये बोला जा रहा है कि ये वाली वैल्यू 1/2 कब आएगी? ये वाली वैल्यू 1/2 कब आएगी? तो सब्स्टिट्यूट करके देख लो कब आएगी 1/2। ऑप्शन ए बोल रहा है वेलोसिटी इन द रेशियो 1/8। ऑप्शन ए बोल रहा है वेलोसिटी इन द रेशियो 1/8। तो वेलोसिटी इन द रेशियो 1/8 पे आ रहा है क्या? देखो, तुम्हें पता है m अल्फा बाई एम पी क्या आएगा? अल्फा पार्टिकल ये होता है। अल्फा पार्टिकल में 4 मास का प्रोटॉन है, तो ये तुम्हें समझ में आया कि 4 आता है। m अल्फा बाई एम पी क्या आएगा? 4 आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखते हैं रेशियो कितना आता है। ये वाला पार्ट है वो हम 4 लिख दिए, और फिर से आएगा क्या? हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर अपॉन हाफ m अल्फा v स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या? 4 इंटू फिर से 4 इंटू वेलोसिटीज का रेशियो। ठीक है, तो यदि वेलोसिटी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की, यहाँ पे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की क्या दे रखा है? 1/8। यहाँ पर है v अल्फा स्क्वायर अपॉन vp स्क्वायर। तो देखो क्या दिया है, ये आता है 16, और यहाँ पे रेशियो क्या है? 1, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का 1:8 है, तो ये आएगा 8 स्क्वायर। तो ये आएगा 4 इंटू 8 32। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या एवरीबडी? ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा कर दी, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं ना। लेमडा पी बाई लेमडा अल्फा क्या है? और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर अपॉन एम पी 1/2 एम पी वी पी स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये आएगा क्या? रूट अंडर m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर अपॉन एम पी स्क्वायर वी पी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे तो चलेगा क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा, सॉरी, डायरेक्टली लिख देते हैं m अल्फा v अल्फा अपॉन एम पी वी पी। चलेगा ये?
है ना। तो अब देखो ये डायरेक्टली थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए अब कैलकुलेशन करना, ऐसे में बड़ा लंबा जा रहा था, अब हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया। तो एम अल्फा बाई एम पी 4 है ना। और बोला है कि वीपी, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वीपी बाई वी अल्फा क्या है 1/8। नहीं नहीं, अरे वीपी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो दिया है ना क्वेश्चन में, वीपी अपॉन वी अल्फा दे रखा है, जो कि दे रखा है 8, तो वी अल्फा बाई वीपी तो 1/8 होगा ना, तो ये 1/2 आ जा रहा है, यानी ये सही है, क्योंकि पहले प्रोटॉन और अल्फा दिया है, यहाँ पर वी अल्फा बाई वीपी हमें देखना है। तो वी अल्फा बाई वीपी आया है 8, तो वी सॉरी वीपी बाई वी अल्फा आया है 8, तो वी अल्फा बाई वीपी 1/8 आएगा। समझ में आया नहीं आया, सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन बी में तो आ जा रहा है ना, तो ये अपना आंसर है। डाउट है इसमें किसी को? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? एवरीबडी प्लीज से यस और नो, इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन 10 लिखना है, ठीक है सुमति लिख लो। Wait, there is a student who's writing. ठीक है। Okay. क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में क्या बोला है? वेवलेंथ इज इक्वल टू, देखो वेवलेंथ लेमडा क्या होता है, इट इज एच अपॉन एम वी, राइट। वेवलेंथ की बात यदि हम करें दैट इज लेमडा, तो वो होता है एच अपॉन एम वी। और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो अब एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड या फिर इन पर यूनिट टाइम। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ बोलो, राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, तो वेलोसिटी इज सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वेलोसिटी को लेमडा के बराबर बता दो। यहाँ लिखा है ना वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन में लिखा क्या है कि v इज इक्वल टू लेमडा, राइट। तो इस केस में ये आ जाएगा, ये समझ में आया, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम लेमडा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब ये आएगा लेमडा स्क्वायर इज एच बाई एम, तो लेमडा क्या आएगा? रूट अंडर एच बाई एम। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड, ये तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ये हमने वेवलेंथ निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है? तो और किसी को कोई डाउट तो नहीं, हम आगे बढ़ जाएं अब? ठीक है, तो देखो आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक आज का क्या है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दैट। पढ़ के आए हो क्या? मैंने बोला था थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा आइडिया लगेगा तुम्हें। देखो आज हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लेकर के आने वाला है। देखो कुछ नई चीजें हमारे पास आएंगी, दो तरह की चीजें के बारे में हम पढ़ते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक।
एक होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। तो डी ब्रॉगली अपने हाइपोथेसिस में क्या बताता है और हाइजेनबर्ग अपने हाइपोथेसिस में क्या बताता है। डी ब्रॉगली के हिसाब से माइक्रोस्कोपिक जो चीज है उसको हम बोलते हैं उसका पार्टिकल कैरेक्टर होता है, और जो माइक्रोस्कोपिक है उसका पार्शियल वेव कैरेक्टर होता है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब हाइजेनबर्ग की नई कहानी क्या है, वो बोलेगा पार्टिकल को लोकलाइज्ड और वेव को क्या बोलेगा, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, वहां पे एक टर्म होगा पार्टिकल के लिए क्या, डीलोकलाइज्ड, और वेव के लिए लोकलाइज्ड। इसको सही से लिख देता हूं मैं स्पेलिंग, इट इज डी लोकलाइज्ड। अब ये दो नए टर्म्स आए हैं हमारे पास जो हमें समझने हैं, इसको लिख लो पहले। A particle is localized and a wave is delocalized. ठीक है, यहां पे क्या है, पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल इज लोकलाइज्ड एंड वेव इज, वेव क्या होगा, एवरीबॉडी व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, वेव इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अमन रुक जाओ, अभी पहले इतना लिख लो। एवरीबॉडी रिटन? ओके, देखो हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, एक पार्टिकल जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है, और जो एक वेव होता है उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, है ना। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से सुनना। देखो हमने एक टर्म यूज किया है लोकलाइज्ड। व्हाट इज लोकलाइज्ड? देखो सीधा सा है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be localized, an object is said to be localized if its exact position, and exact momentum can be measured accurately. ये बात समझ में आया? मान लो जैसे बोलते हैं कोई लड़का लोकल है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई सब्जी वाला लोकल है, लोकल मार्केट, ठीक है, लोकल स्टोर, लड़का लोकल, बच्चा लोकल। तो जब हम ये लोकल टर्म यूज करते हैं तो लोकल का मतलब क्या है, व्हाई डू वी से लोकल? लोकल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम बता सकते हैं। वो लड़का लोकल है यानी नियर बाई लोकेलिटी में मिलेगा, ठीक है। लोकल मार्केट यानी वहीं पर है, इट इज लोकल, द वर्ड लोकल मीन्स समथिंग विच कैन बी लोकेटेड, जिसको हम प्रिसाइसली बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे तुम फिजिक्स में क्या करते हो, क्लासिकल फिजिक्स में सपोज तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो इस टाइम पे तुम इसका पोजीशन बता रहे हो, टाइम t1 पे इसका पोजीशन तुम बता रहे हो x1, टाइम लेट्स से t2 पे तुम इसका पोजीशन बताते हो x2, है ना। तो इस तरह से टाइम t3 पे तुम बता रहे हो x3। तो ठीक है, तो अब देखो क्या है, टाइम और देखो t1 पे x1, t2 पे x2, ठीक है, t3 पे x3, इसी तरह से tn पे क्या होगा, xn होगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम बता सकते हैं, और यदि हम पता है तो हम इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, v1 v2 लेट्स से v3 से लेकर के vn, और इसका मोमेंटम हम डिफाइन कर सकते हैं p1 p2 p3 pn। तो अब यदि कोई चीज माइक्रोस्कोपिक है तो उसका हर इंस्टेंट पे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, हर इंस्टेंट पे हम सारी प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हैं ना। जैसे एक बॉल, सपोज अ बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स यू, तुम्हारे तरफ एक बॉल फेंका गया, तो तुम उन सारे पैरामीटर्स को निकाल लोगे ना हर पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या उसका मोमेंटम है, क्या उसका पोजीशन है, तभी तुम कैलकुलेशंस करते हो, राइट। तो उसका एक टाइम पे एक पोजीशन आएगा, ठीक है।
तो हम इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड, ठीक है। हम इसको लोकलाइज क्यों बोलेंगे, बिकॉज हर टाइम पे हम सारी चीजें बता सकते हैं, सारे प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। सो दिस इज एक्सटी ग्राफ, दिस इज एक्सटी ग्राफ फॉर अ लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि लोकलाइज्ड है। एवरीबडी इज दैट क्लियर नाउ? ये लिख लो फिर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम उसकी सारी पोजीशंस को, वेलोसिटीज को, मोमेंटम वगैरह को बता पा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि वो लड़का लोकल क्यों है, क्योंकि तुमको पता है कि वो कहाँ रहता है, तुम उसके बारे में जानकारी रखते हो, राइट। रिटन एवरीवन? ठीक है, फिर लिख लो। एवरीबॉडी डन? ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट को लोकलाइज कब बोलेंगे, जब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन सब कुछ हमें पता होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम, ये सब हमें सारी चीजें पता होंगी, तो हम उसको बोल देंगे लोकलाइज्ड। What do we say when we what do we mean by the term delocalized? Delocalized का मतलब क्या है? What is delocalized बताओ everybody। delocalized को क्या बोलेंगे? हाँ, an object is said to be delocalized, an object is said to be delocalized if its exact position, if its exact position and exact momentum cannot be determined with certainty. Hence there will be, अब देखो टॉपिक क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो यहां से हम अनसर्टेनिटी स्टार्ट कर रहे हैं। Hence there will be uncertainty, hence there will be uncertainty in measurement of exact position and exact momentum. सर्टेनिटी मीन्स का मतलब सब कुछ सर्टेन है, सर्टेनिटी का मतलब है सब कुछ हमें पता है। जैसे बॉल के बारे में पता था ना, जैसे लड़के को बोल रहे हैं कि लड़का लोकल है, बिकॉज हमें उसकी लोकेलिटी पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, राइट। इज दैट क्लियर? कि मैं आप पाटिल, हाउ डू यू कॉल इट, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम नहीं बता सकते। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो जैसे ये सोर्स है किसका, साउंड का। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा बोल रहा है या फिर कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पे एक पर्सन P1 है, यहाँ पे एक पर्सन P2 है, यहाँ पे एक पर्सन P3 है, यहाँ पे P4 है, यहाँ पे P5 है, यहाँ पे P6 है, यहाँ पे P7 है, यहाँ पे P8 है, यहाँ पे P9 है, ठीक है। या कुछ भी मान लो, लेट्स से एक इंसान बात कर रहा है, ठीक है। अब दिस इज सोर्स ऑफ साउंड, तो जब ये इंसान बोलेगा, तो जिस टाइम पे साउंड P1 के पास पहुंचेगी, P2 के पास भी तो वही उसी टाइम पे पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? जिस टाइम पे साउंड P1 के पास पहुंचेगी, उसी टाइम पे P2 के पास भी पहुंचेगी, उसी टाइम पे P3 के पास भी पहुंचेगी, इसी टाइम पे P4, P5, P6, P7, P8, P9 सबके पास पहुंचेगी ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? से यस और नो?
जब ये यहाँ पर कोई बंदा है वो बात कर रहा है तो इसकी बात 9 लोग एक साथ सुनेंगे ना, इसकी बात 9 लोग एक साथ सुन पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं क्योंकि पहले सुनेगा कोई बाद में सुनेगा। तो ऑल दीज पीपल कैन हियर दिस पर्सन एट द सेम टाइम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक टाइम पे सब लोग सुन पा रहे हैं। जैसे एक रेगुलर क्लास में मान लो एक टीचर पढ़ाता है और 50 बच्चे बैठते हैं, तो 50 बच्चे सबके सब एक साथ सुनते हैं टीचर को, या कोई पहले सुनता है और कोई बाद में? सब एक साथ सुन सकते हैं ना। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सब जो है एक साथ ही सुन पा रहे हैं, है ना। तो अब इसका मतलब यदि एक टाइम पे ये सोर्स से आवाज निकला और सबके पास पहुंचा, तो ये साउंड कहां कहां पे अवेलेबल है बताओ? ये साउंड कितने पोजीशंस पे अवेलेबल है एवरीबॉडी? 9। अच्छा 9 बोल रहे हो। मान लो यहाँ पे मैंने P10 बिठा दिया तो इसको सुनाई नहीं देगा। यहाँ पे मैंने P11 बिठा दिया, इसको सुनाई नहीं देगा। यहाँ पे P12 बिठा दिया, इसको सुनाई नहीं देगा। P13 बता दिया, इसको सुनाई नहीं देगा। और क्या ये जो खुद बोल रहा है उसको सुनाई नहीं देगा? उसकी आवाज सबको सुनाई देगी ना। तो साउंड इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। कोई एक दो पॉइंट पे नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट पे है। तो अब तुम बता सकते हो कि एग्जैक्टली साउंड कहां पे है? एवरीबॉडी कैन यू नाउ टेल मी कि एग्जैक्टली साउंड कहां पे है? नहीं। सिमिलरली यहाँ पे लाइट ऑन किया, जैसे तुमने अपने कमरे में लाइट ऑन किया तो लाइट तो पूरे रूम में फैल जाता है ना। ये ऊपर वाला डेफिनेशन सबने लिख लिया है ना? मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दूं नीचे। तो अब देखो क्या है, साउंड इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये बोल सकते हैं कि साउंड जो है इट इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। साउंड जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? है ना। साउंड इनफाइनाइट पॉइंट्स पे प्रेजेंट है, कोई एक दो पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं है, साउंड इनफाइनाइट पॉइंट्स पे प्रेजेंट है। अब ये बताना है कि साउंड जब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे प्रेजेंट है तो उसी तरह से मान लो यहाँ पर बल्ब जलाया तो बल्ब तो लाइट चारों तरफ रूम में चला जाएगा, कोई एक पॉइंट पे रहेगा क्या लाइट? एवरीबॉडी लाइट कोई एक पॉइंट पे रहेगा? लाइट भी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे चला जाएगा। तो जब हम बोलते हैं प्योर वेव, तो हम बोलते हैं क्या? प्योर वेव इज completely delocalized in space. Pure wave is completely delocalized at space, in space, है ना। प्योर वेव जो होता है वो completely delocalized होता है किसमें? स्पेस में। इसमें किसी को डाउट है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो प्योर वेव होता है इट इज delocalized at delocalized in space, मतलब वो इनफाइनाइट पॉइंट्स में होता है ना। या ऐसा बोल सकते हो इट इज कंप्लीटली delocalized। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया? प्योर वेव को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब यही है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो अब देखो क्या है, जब उसका हमें ये पता है, बट हाउ कैन वेव बी एट इनफाइनाइट पॉइंट्स? बिकॉज दैट इज नॉट पार्टिकल, बिकॉज दैट इज वेव। श्रेयस, वो वेव होता है, वेव ऑसिलेट करता है ना, तो एक जगह पे रहता नहीं है। तो कंप्लीटली वेव प्रॉपर्टी हम कैसे बताएंगे? जब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ऑसिलेट करेगा तभी तो प्योर वेव होगा। दिस इज इट्स प्रॉपर्टी। तो अभी यहाँ पे क्या बात है कि प्योर वेव इज कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। ठीक है, जो ये लिख लिया सबने, पॉइंट लिख लिया सबने। अब देखो, जो एक पार्शियल वेव होगा, अब हम बात करेंगे पार्शियल वेव। पार्शियल वेव वो भी तो पार्शियली डीलोकलाइज्ड होगा। पार्शियल वेव विल बी पार्शियली डीलोकलाइज्ड। ये समझ में आया एवरीबॉडी? पार्शियल वेव जो है दैट विल बी पार्शियली डीलोकलाइज्ड, है ना। पार्शियल वेव विल बी पार्शियली डीलोकलाइज्ड इन स्पेस, लाइक क्या बताओ? लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
पार्शियल वेव जो है वो पार्शियली डीलोकलाइज्ड होगा जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है, तो जब पार्शियली डीलोकलाइज्ड है, हेंस देयर विल बी uncertainty in measurement of exact momentum and exact position। अच्छा, ड्यूअल कैरेक्टर समझते हो? क्या नाम है, किमया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्यूअल कैरेक्टर? ड्यूअल कैरेक्टर मतलब क्या हुआ कि आधा कुछ पार्टिकल उसका वेव है और कुछ पार्टिकल पार्टिकल मतलब कुछ पार्ट वेव है और कुछ पार्ट पार्टिकल है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, राइट? तो पार्शियल वेव का मतलब क्या हुआ? पार्शियल वेव का मतलब क्या हुआ कि मैं, व्हाट इज पार्शियल वेव? अरे यार, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? नहीं, देयर इज अ स्टूडेंट कि मैं, आई डोंट नो हाउ डू बोथ पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पार्टिकल के और वेव के, दोनों के। जैसे मान लो एक लड़का का प्रॉपर्टी है और एक लड़की की प्रॉपर्टी है, एक इंसान है आर्बिट्ररी जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, तो उसको बोलेंगे पार्शियली लड़का पार्शियली लड़की, ड्यूअल कैरेक्टर होगा उसका। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन भी पार्शियल वेव है, इट हैज ड्यूअल कैरेक्टर, है ना, जिसमें पार्टिकल और वेव दोनों की क्राइटेरिया है। तो पार्टिकल कंप्लीटली लोकलाइज्ड होता है और वेव कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होता है। तो ये आधा कुछ पार्ट रखता है पार्टिकल का और कुछ पार्ट वेव का, तो ये भी तो पार्शियली डीलोकलाइज्ड होगा। इज दैट क्लियर? वेव कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होता है और पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है, तो जब ये पार्शियल वेव है तो ये पार्शियली डीलोकलाइज्ड होगा। इज दैट क्लियर? फाइन। तो अब देखो क्या है, मान लो हम एक्सटी ग्राफ बनाते हैं डीलोकलाइज्ड पार्टिकल के लिए। मान लो मैंने एक्सटी ग्राफ बनाया डीलोकलाइज्ड पार्टिकल के लिए, और इसका कुछ एक्सटी ग्राफ इस तरह से आ रहा है, यानी एक टाइम पे इसके 4 पोजीशंस मिल रहे हैं। एक T1 पे देखो, एक T1 पे इसके पोजीशंस क्या मिल रहे हैं? T1 पे मिल रहे हैं लेट्स से x1, x2, x3, x4। इसी टाइम पे इसके 4 पोजीशंस मिल गए, तो इसका मतलब क्या है? x1, x2, x3, x4। इसका मतलब ये है कि एट T1 particle as is delocalized at, particle is delocalized at how many points बताओ? at 4 points। कौन कौन से? that is x1, x2, x3 and x4। ठीक है, is that clear? T1 पे 4 पॉइंट पे डीलोकलाइज्ड है, तो अब जब इनफाइनाइट पॉइंट पे डीलोकलाइज होगा तो अब देखो क्या होगा, तो अब क्या मिलेगा तुम्हें? सो व्हेन अ पार्टिकल इज delocalized, when a particle is delocalized, then we get a pattern। ये समझ में आया? हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा ना। इज दैट क्लियर? अरे जैसे मान लो एक रस्सी में तुम स्ट्रिंग में रस्सी में तुम झटका देते हो तो एक पल्स जनरेट होती है, तो वो भी तो एक पैटर्न बताता है ना वेव का। तो एक पैटर्न डीलोकलाइजेशन का ही है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो हमें वहां पे क्या मिलेगा? पैटर्न मिलेगा, और उसके अनसर्टेनिटी, उसके पोजीशन और लेट्स से मोमेंटम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? पैटर्न कैसे श्रेयस, पैटर्न कैसे होगा खुद सोचो। मान लो ये सर्कल में इस तरह से नाचता, इस तरह से पार्टिकल चलता रहता, इस तरह से, या फिर ऐसे ऐसे जाता रहता। ठीक है, पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एक पैटर्न ही तो बना। दैट क्लियर? नहीं है? पंखा घूमते हुए देखा है? पंखा घूमते हुए देखा है? पंखे की ब्लेड्स देखे हैं? तो जब पंखे की ब्लेड्स होती हैं वो तुम्हें दिखता है कि कहा, जब पंखा घूम रहा होता है तो डू यू सी द ब्लेड्स? तो उस पॉइंट पे तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में पार्टिकल्स जो हैं ब्लेड्स के वो डीलोकलाइज्ड हैं। देन व्हाट डू यू गेट? तुम्हें क्या दिखता है फिर? तुम्हें एक पैटर्न दिखता है ना, तुम्हें एक सर्कुलर पैटर्न दिखता है।
तो तुम्हें लगता है ना कि वो जो पंखा घूम रहा है, तुम्हें एक पैटर्न मिल रहा है, वो सर्कुलर पैटर्न तुम्हें समझा रहा है, या तुमसे तुम्हारा दिमाग ये परसीव करता है कि वो उस रीजन में डीलोकलाइज्ड है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो उसी तरह से जब ये, अब पंखे की ब्लेड्स तुम्हें एक टाइम पे हर जगह दिखती है उस सर्कुलर रीजन में, इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स पे प्रेजेंट है ना। इज दैट क्लियर? वो सारे पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो ये है इसका मतलब। तो अब जब एक पार्टिकल डीलोकलाइज्ड होगा तो उसको एक पैटर्न मिलेगा उसका। समझ में आ रही है बात? उसका एक डीलोकलाइजेशन का पैटर्न मिलेगा। इसमें किसी को डाउट है? और जब डीलोकलाइजेशन का पैटर्न है तो उसके मेजरमेंट में, मतलब उसके मेजरमेंट में, मतलब पोजीशन, और ये लिख लिया था सबने, मोमेंटम के अनसर्टेनिटी होगा। बट इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब, मान लो जैसे एक पार्टिकल है जो जीरो से लेके, ये वाली लेंथ हमने डिफाइन की है एल। ठीक है, हो गया? नाउ डन। नाउ डन। ठीक है, मान लो ये एक रीजन है जहां पे पार्टिकल घूम रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, वापस आ रहा है। दिस इज डीलोकलाइज्ड लाइक दिस। ठीक है। अब जीरो से एल के बीच में वो पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। उसका डेल्टा एक्स मैक्स, यानी हम बोलेंगे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आएगा बताओ? एल आएगा ना। एल बाई टू आएगा श्रीहरि। एल आएगा मैक्सिमम। अरे मान लो जैसे तुम्हारा घर इस पॉइंट जीरो पे है और तुम्हारा गधा खो गया है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तुम्हें कितना मैक्सिमम जगह छानना होगा ताकि तुम्हें गधा मिले? पूरा लेंथ यहां से यहां तक जाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा एल। ये हो गया 1D में। ठीक है। अब बताओ, 2 डायमेंशन में मान लो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में लेंथ सपोज है ए, तो इसका डेल्टा एक्स मैक्स क्या आएगा बताओ? इसका डेल्टा एक्स मैक्स क्या होगा? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आएगा? गुड गुड रजत, इट इज √2a। ये समझ में आया? अरे मैक्सिमम किसी एक डायरेक्शन में लेंथ क्या है? √2a है ना। मैक्सिमम कोई एक लेंथ देखो जो कि 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में मिलता है, तो डेल्टा एक्स मैक्स मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यहां मिल जाएगा तुम्हें स्क्वायर में। अब बताओ रेक्टेंगल में क्या मिलेगा तुम्हें? मान लो ये ए है और ये बी है, लेंथ और ब्रेथ। तो रेक्टेंगल में डेल्टा एक्स मैक्स क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स मैक्स क्या आएगा? √(L² + b² एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला आएगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, तो इसको लिख लो सब लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लेना है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लेना है। डेल्टा एक्स मैक्स निकाल रहे हैं। अमन, इज दैट क्लियर? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगा वो हमें लेना है। एवरीबॉडी लिख लिया सबने? नहीं लिखा है? ठीक है, रुक जाता हूं।
डन नाउ एवरीवन? नैनेश भावेश हो गया तुम लोग का लिखने का काम? ठीक है। ओके, सर्कल में बताओ तो डेल्टा एक्स मैक्स क्या आएगा? सर्कल में क्या आएगा डेल्टा एक्स मैक्स यदि इसका रेडियस आर है तो? डेल्टा एक्स मैक्स सर्कल में आएगा 2r। ओके, थ्री डायमेंशन की बात करते हैं। थ्री डायमेंशन में क्यूब में क्या आएगा डेल्टा एक्स मैक्स? यदि इसका ए है एज लेंथ तो ऑब्वियसली ये वाला आएगा ना पॉइंट। डेल्टा एक्स मैक्स यहाँ पे क्या आएगा? √3a। दिस इज क्यूब। ओके, सिमिलरली क्यूबॉइड के लिए क्या होगा? क्यूबॉइड के लिए क्या आएगा? जैसे मान लो एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ l है, ब्रेथ b है और हाइट h है। दिस इज क्यूबॉइड। ये समझना नहीं है, यू हैव टू आंसर इट अमन। ये आपको आंसर करना है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, यू आर सपोज टू आंसर दिस। दिस इज रूट अंडर, गुड गुड, सही है सही, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, ओके, इसमें कितने लोगों को डाउट है या नहीं कर पाए? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट कैलकुलेट दीज थिंग्स लाइक क्यूब और क्यूबॉइड के लिए नहीं आ रहा है जिनसे? क्यों अमन, क्या दिक्कत है? तुम्हें डेल्टा एक्स मैक्स का मतलब क्या है? तुम्हें दो पॉइंट्स ऐसे चूज करने हैं जिनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तुम्हें दो पॉइंट्स ऐसे चूज करने हैं जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इसमें ऐसे कौन से दो पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है बताओ? ये बॉडी डायगोनल। अमन समझ में आ रही है बात? डेल्टा एक्स मैक्स निकालने के लिए तुम्हें दो पॉइंट्स ऐसे चूज करने हैं जिनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ तो बॉडी डायगोनल ही आएगा, तो ये आता है √3 है और ये आता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? से यस और नो? ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं स्फीयर के अंदर। स्फीयर के लिए डेल्टा एक्स मैक्स क्या होगा? एवरीबडी, स्फीयर के लिए डेल्टा एक्स मैक्स क्या होगा? हाँ, स्फीयर के लिए हो जाएगा डेल्टा एक्स मैक्स 2r। यहाँ पे भी तो यदि r रेडियस है तो डेल्टा एक्स मैक्स आएगा 2r। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो ये हमने डेल्टा एक्स मैक्स निकाला है, यानी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आगे बढ़ जाएं अब। एवरीबडी से यस और नो, आगे बढ़ जाएं? ठीक है, तो अब देखो क्या है। नेक्स्ट चीज आती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सॉरी, इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, देखो एक ऑब्जेक्ट यदि मोमेंटम p है तो डेल्टा p क्या आएगा? डेल्टा p आएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना? डेल्टा p क्या आएगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल जब p mb है तो क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाओ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा डेल्टा p इज m डेल्टा v प्लस डेल्टा m इंटू v। तो डेल्टा p आएगा m डेल्टा v, सिंस हम लोग मानते हैं कि चेंज इन मास इज 0। मास तो चेंज नहीं होगा ना इस प्रोसेस में, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा p इज m डेल्टा v। ये लिख लो एवरीवन।
रिटर्न, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आकाश नहीं लिखा अभी तक, लिखो फिर। आकाश डन। ठीक। डेल्टा एम जीरो क्यों? आयुष बताओ, आयुष तो पूछ रहा है कि डेल्टा एम जीरो क्यों लें। एवरीबॉडी, डेल्टा एम जीरो क्यों लेंगे? बिकॉज मास चेंज नहीं होगा ना इस प्रोसेस में। जब पार्टिकल जब इधर उधर घूमेगा तो मास चेंज होगा क्या? समझ में आया आयुष कि किसने पूछा था ये? हाँ ठीक है, मास क्योंकि कांस्टेंट रहता है ना, मास चेंज नहीं होगा। चलो अब इसको हम एक समझते हैं एग्जांपल से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है वो अब उसके ऊपर ध्यान देंगे। अब तक अनसर्टेनिटी की बात तो समझ में आ गई होगी एवरीबॉडी। डीलोकलाइजेशन किसके लिए है? अब एक बताओ तो, स्टेशनरी प्रोटॉन डीलोकलाइज होगा क्या? मैं एक जनरल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कौन कौन सा डीलोकलाइज होगा बताओ? कौन कौन सा पार्टिकल्स डीलोकलाइज होंगे? डीलोकलाइज पार्टिकल्स बताने हैं, या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट। जो भी पार्शियल है या कंप्लीट है, जो भी है। मूविंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके। स्टेशनरी फ्रॉक, एक मेंढक बैठा है, वो डीलोकलाइज्ड है? नहीं। चलो ठीक है। स्टेशनरी प्रोटॉन, स्टेशनरी प्रोटॉन डीलोकलाइज्ड है? नहीं। ओके। हीलियम गैस इन एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली हीलियम गैस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वो डीलोकलाइज्ड होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब जो जो पार्टिकल डीलोकलाइज्ड है उसके उसके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल on those particles which are delocalized, है ना, on microscopic particles। बेसिकली हम बोले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाइड होता है, जहां पे उनका मोमेंटम जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेशनरी है तो वेव कैरेक्टर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो। यदि स्टेशनरी होंगे तो वेव कैरेक्टर होगा नहीं, जब वेव कैरेक्टर नहीं होगा तो डीलोकलाइजेशन कहां से होगा, अनसर्टेनिटी कहां से होगा? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, मान लो तुम्हारे आंख पे पट्टी बांध दी गई है, तुम्हारे आंख पे क्या कर दी गई है? पट्टी बांध दी गई है। एक एग्जांपल है, आंख पे पट्टी बांध दी गई है, और रूम में क्या है, एक बॉल है, एक छोटा सा बॉल है, जो कि तुम्हें पता करना है। एक खाली कमरा है, पूरा खाली कमरा है, और उस खाली कमरे में, लेट अस से दिस इज द खाली कमरा, और यहाँ पे तुम हो, आंख पे पट्टी बांधी हुई है, और यहाँ एक छोटा सा बॉल जो है वो मूव कर रहा है इस रूम में। तुम्हारे हाथ में एक बाल्टी है जिसमें बहुत अलग अलग साइज के बॉल्स दिए हुए हैं, और तुम्हें पता करना है कि ये बॉल कहाँ है। तो तुमको क्या लगता है, तुम कैसे पता करोगे? तुम्हारे आंख पे पट्टी बांधी हुई है और ये एक छोटा सा बॉल मूव कर रहा है, तो तुम्हें पता करना है कि ये बॉल कहाँ है, और इसको पता करने के लिए तुम्हारे पास एक बाल्टी में बहुत सारे बॉल्स दिए हुए हैं, तो तुम कैसे पता करोगे? ऑब्वियसली तुम बॉल्स रैंडमली थ्रो करोगे ना। यदि तुम्हें आगे भी बढ़ना है इस रूम में तो तुम देखोगे आगे कुछ है या नहीं, तो तुम बॉल्स इस पे थ्रो करोगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यदि तुम्हें बॉल्स थ्रो करना है, ठीक है, तो तुम बॉल्स थ्रो करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ है। तो होना क्या चाहिए, सी, होना ये चाहिए कि जब तुम बॉल्स इस पे थ्रो करोगे तो तुम्हारा बॉल वापस आना चाहिए, राइट? इज दैट क्लियर? जब तुम बॉल इस पे थ्रो करोगे, जैसे सामने दीवार है, तुमने दीवार पे बॉल मारा, दीवार पे बॉल टकरा के वापस आ गया, तो तुम्हें पता चल गया कि बॉल है, मतलब दीवार है, सॉरी, है ना।
बट मान लो ये पार्टिकल तुम्हारे पास जो बॉल है उससे छोटा है, तो तुम्हें पता चलेगा ये बॉल कहाँ है? मान लो तुम्हारे पास टेनिस बॉल है, तो उस टेनिस बॉल के मदद से तुम छोटे छोटे मक्खियां बता सकते हो रूम में कितने हैं या कहाँ पे हैं, या फिर छोटे छोटे कंकड़ जो कि काफी छोटे हैं साइज में, तुम बता सकते हो? वो क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि जैसे ही बॉल जब यहाँ पे आएगा, जैसे ही बॉल इसको स्ट्राइक करेगा, ये बॉल भाग जाएगा और ये बॉल वापस आएगा ही नहीं बताने के लिए। इज दैट क्लियर? जब ये बॉल इसको स्ट्राइक करेगा तो ये बॉल भाग जाएगा ना, तो जब ये बॉल वापस आएगा ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो अब देखो क्या है, जब तुम बॉल को लोकेट करना चाहोगे फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हम बात कर रहे हैं ऐसे पार्टिकल की जो काफी छोटे हैं, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि साइज में काफी छोटे हैं, राइट, जिनका मोमेंटम जीरो नहीं है, उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो जब हम बॉल को लोकेट करना चाह रहे थे, बॉल को लोकेट करने के लिए हम क्या चाह रहे थे कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है? पोजीशन सर्टेन है। तो जब हम पोजीशन सर्टेन कर रहे हैं तो ये बॉल एनर्जी लेके भाग जाएगा, तो मोमेंटम इनफाइनाइट हो जा रहा है। ये समझ में आया? बॉल का पोजीशन पता करने के लिए हमने इस पे मारा बड़ा बॉल, राइट, अब ये बॉल भाग गया, तो जब हमने इसका डेल्टा एक्स जीरो करने की कोशिश की तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो गया। ये समझ में आया? जब तुमने पता करने की कोशिश की कि बॉल कहाँ पे है, तुम एक अंदाजे से मार रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो बॉल कहाँ पे है, तो जब तुमने उसका पोजीशन जानने की कोशिश की तो बॉल तो बहुत तेज भाग गया, वेलोसिटी बहुत बढ़ गया। तो अब देखो क्या है, जब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम डेल्टा एक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा पी मैक्सिमाइज हो जाता है। ये समझ में आया एवरीबॉडी? जब हम डेल्टा एक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा पी मैक्सिमाइज हो जाता है। तो उसी तरह से उसने क्या बोला हाइजेनबर्ग ने कि डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ऑब्वियसली फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, राइट। फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यदि हम बात करें तो डेल्टा एक्स जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स इसके डेल्टा पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बेसिकली कि डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। जब डेल्टा एक्स मिनिमाइज करोगे तो डेल्टा पी मैक्सिमाइज हो जाएगा और वाइस वर्सा भी चलेगा, यानी एक को कम करोगे तो दूसरे को बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये लिख लो पहले सब लोग। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज सम कांस्टेंट, तभी तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज सम कांस्टेंट, है ना। तो एक को कम करोगे, एक का अनसर्टेनिटी कम करोगे तो दूसरे का अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, रिटर्न ओम, ओम लिख लिया? ठीक है, सबने लिख लिया? ओके ठीक है। तो देखो हम समझने की कोशिश करें तो हमने ये सीखा है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज कॉन्स्टेंट, है ना। एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा और एक कम करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। अब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो करोगे तो डेल्टा पी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई। अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलती है, कांस्टेंट की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलती है, तो ये एग्जैक्टली ये कांस्टेंट कैसे आया? ये तो एक्सपेरिमेंटल है। बट हाँ ये हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज कांस्टेंट। तो अब क्या है, हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट क्या दिया उसने? स्टेटमेंट क्या दिया उसने? मोमेंटम कम करें तो पोजीशन भी सर्टेन होगी। नहीं, मोमेंटम तुम कम करोगे, ये पार्टिकल थोड़ी है, तो वेव है, तुम मोमेंटम पता करना चाह रहे हो। मोमेंटम कम करने की बात नहीं है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है यहाँ पे। अरे यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है बताओ? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन एक्स।
और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन पी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर वैल्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर अनसर्टेनिटीज. श्रेयस, इज दैट क्लियर? तो जब हम बॉल पता करना चाह रहे थे कहां पे है, तो उसका पोजीशन निकालना चाह रहे थे, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, इज दैट क्लियर? और जब बॉल अपने आप घूम रहा है और हम पोजीशन पता ही नहीं कुछ भी, तो जब हम डेल्टा एक्स मिनिमाइज कर रहे हैं तो डेल्टा पी मैक्सिमाइज हो जा रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एक्चुअल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन. श्रेयस, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन the exact position and exact momentum of a microscopic particle with certainty. है ना? दोनों, या फिर ऐसा लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली, है ना, मतलब दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते. एग्जैक्टली दोनों चीजें हम नहीं निकाल सकते, राइट? एवरीबॉडी इसको लिख लो फिर. लिख लिया सबने? अनसर्टेनिटी इन एक्स मींस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. एक्स यहाँ पे क्या है? पोजीशन है, और पी यहाँ पे क्या है? मोमेंटम है. इज दैट क्लियर सोनाली? सोनाली, इज दैट क्लियर? सोनाली, इज दैट क्लियर? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू? देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब वहां से कुछ खास नहीं है, नॉर्मली हम इक्वल टू ही लेते हैं. ठीक है, व्हाट डज इट मीन बट? अरे एक्स क्या है यहाँ पे? फिजिक्स में एक्स क्या पढ़ते हो? एक्स इज पोजीशन. एवरीबॉडी, एक्स क्या होता है बताइए आप लोग? और डेल्टा एक्स क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे? व्हाट इज एक्स एंड डेल्टा एक्स एवरीवन? एक्स यहाँ पे पोजीशन है, तो डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. इज दैट क्लियर? सोनाली, अभी समझ में आया? तो वही बोला है उसने कि जब हम एक को सर्टेन करेंगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जा रहा है, तो हम दोनों को सर्टेनिटी के साथ नहीं निकाल सकते. इज दैट क्लियर? It is not possible to determine the exact position and exact momentum of a microscopic particle simultaneously. हम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते. एक चीज निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरा नहीं निकल पाएगा. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. फाइन. अभी देखो क्या है, हमने सीखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब देखो इसके कुछ और भी मैथमेटिकल फॉर्म्स होते हैं. देयर आर अदर मैथमेटिकल फॉर्म्स एज वेल. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म तो वही है जो आपने ऊपर देखा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच बाई इज ग्रेटर देन फोटोन लोकल. फोटोन तो वेव होता है ना भावेश, फोटोन इज प्योर वेव, तो वो तो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होगा. फोटोन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज प्योर वेव, सो दैट इज कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड. अदर मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या क्या है? देखो, तुम ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई. ठीक है, अब देखो क्या है, यदि हम इसको ऐसा लिखें कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा पी, ये क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, तो ये क्या आएगा? फोर्स आएगा.
एवरीबडी आपको पता है ना फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ गया डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स ये क्या आएगा बताओ? व्हाट इज एफ इंटू एक्स? फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? वर्क डन या फिर एनर्जी अक्वायर्ड। ये वर्क डन है, वर्क डन या फिर एनर्जी बोल सकते हैं हम। वर्क डन को एनर्जी तो होगा ही ना, वर्क या एनर्जी दोनों बोल सकते हैं, वर्क डन या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी अक्वायर्ड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे डेल्टा ई क्या है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। डेल्टा टी क्या है? अनसर्टेनिटी इन टाइम। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? तो इसको भी लिख लो। टाइम अनसर्टेन नहीं होगा, टाइम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है। जिस टाइम पे तुम पार्टिकल्स को, जैसे देखो बात क्या है, तुम पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन करना चाहते हो, तो टाइम अनसर्टेन रहेगा, मतलब कि तुम कितने देर में मेजर करोगे ये थोड़ी पता चलेगा। टाइम का भी एक रेंज आ जाएगा ना, कि पार्टिकल को कब हमने स्ट्राइक किया और कब वो वहां से वापस आया। ठीक है श्रेयस? टाइम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। जैसे तुम एग्जैक्टली बोल सकते हो ना कि 8 बजे काम होगा, बट एक रेंज देते हो 8 से 8:30 के बीच में होगा, बट 8 से 8:30 के बीच में कब होगा ये तुम्हें पता नहीं, तो एक अनसर्टेनिटी आया। तो उसकी बात कर रहे हैं। एवरीबॉडी रिटर्न? देखो अब आ जाता है क्या, नेक्स्ट चीज है हमारे जो पढ़ना, एक और मैथमेटिकल फॉर्म है। देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई है। हमारे पास एक और रिलेशन क्या है, लेमडा क्या होता है? एच बाई पी होता है। तो लेमडा इंटू पी इज एच, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसको हम डिफरेंशिएट करें, डेल्टा लेमडा पी प्लस डेल्टा पी लेमडा, तो ये तो 0 आएगा। ठीक है, तो अब यदि तुम देखो तो डेल्टा लेमडा पी इज माइनस पी लेमडा, राइट? तो डेल्टा लेमडा का यदि हम मॉड लेते हैं तो डेल्टा लेमडा का मॉड क्या आएगा बताओ? डेल्टा पी लेमडा अपॉन पी। इज दैट क्लियर? या फिर हम डेल्टा पी निकालना चाहें, क्योंकि यहां पर तो डेल्टा पी ही है, तो डेल्टा पी क्या आएगा बताओ? मॉड डेल्टा पी यदि हम लेना चाहें तो डेल्टा लेमडा इंटू पी अपॉन लेमडा। इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे हम लिखना चाह रहे हैं दूसरे टर्म्स में, ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस होता है। हम इसको अलग अलग तरीके से लिखना चाह रहे हैं। लेमडा आया एच बाई पी, इसमें किसी को डाउट है लेमडा एच बाई पी कैसे आया? ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस होता है, तो लेमडा इंटू पी एच होगा ना। यहां हमने डिफरेंशिएट कैसे किया है? प्रोडक्ट रूल। अरे ये समझ में आया? लेमडा एच बाई पी ये भी नहीं पता? तो अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी है ना, उसको हम मॉड ले सकते हैं। जैसे बॉल इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो हम लेंथ यहां से यहां तक जा रहा है तो एल लिख देते हैं। तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो नहीं लेते ना। जैसे बॉल इधर से इधर जा रहा है तो हम तो पूरा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स मैक्स लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम मॉड ले रहे हैं, मतलब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ। तो अब देखो क्या है, लेमडा एच बाई पी होता है, तो लेमडा पी इज एच, तो हम क्या चाहते हैं? डेल्टा पी यहां से उठा के रख दें। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो डेल्टा लेमडा पी प्लस डेल्टा पी लेमडा इज 0। तो इससे हमने डेल्टा पी निकाल लिया, डेल्टा लेमडा इंटू पी बाई लेमडा। इज दैट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? हम इसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं। वाई 0? सुमति बिकॉज एच इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
एवरीबडी, इसमें और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो, हमने ये सीखा है, हम इसको डेल्टा पी को अलग टर्म्स, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लेमडा पी अपॉन लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। मती और ऊपर स्क्रॉल करना है। ठीक है, फिर लिखो। डन। ठीक है, देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने डेल्टा पी यहां से उठा के रख दिया, तो हमें क्या मिला? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा बाई पी इंटू एच बाई 4 पाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? एक सेकंड है ना, ये लेमडा बाई पी इंटू लेमडा भी आएगा साथ में। सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा सर, यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? इज दैट क्लियर? ये कैसे आया? इज दैट क्लियर? ये हमसे सब्स्टिट्यूट किया है। एवरीबडी से यस और नो? तो अब देखो क्या मिला हमें, मिला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई पी। एच बाई पी हमने इसको यहां से ऐसे रख लिया, एच बाई पी इंटू लेमडा बाई 4 पाई। तो एच बाई पी क्या होता है एवरीबडी? व्हाट इज एच बाई पी? एच बाई पी इज लेमडा, तो आया लेमडा स्क्वायर बाई 4 पाई। ये समझ में आया? एवरीबडी इज क्लियर? दैट क्लियर? यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी in position. What is delta lambda? Uncertainty in measurement of wavelength. ओके, तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आ गए, राइट? लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कौन सा है? यही वाला डेल्टा एक्स इंटू, यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये जो अभी दो करा है उतने यूज नहीं होते, बट हाँ, दे आर आल्सो इन प्लेस, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रिटन? ठीक है, तो देखो हमने क्या सीखा यहाँ पे। बेसिकली 3 फॉर्म सीख लिए, राइट? अब जैसे एक क्वेश्चन है कि a ball is moving at 36 kilometer per hour with uncertainty in velocity. Uncertainty in velocity is equal to 10% of velocity. If mass of ball is equal to 0.2 kg, then calculate its delta x, uncertainty in position, as per Heisenberg's uncertainty principle.
एवरीबॉडी डन? ध्रुविल और ऊपर करूं? हो गया ध्रुविल? ध्रुविल लिखने का काम हो गया तुम्हारा? ओके एवरीबॉडी, आपका आंसर आया? ओके ठीक है। देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या आएगा बताओ? 10/36 या फिर 5/18 जो भी बोलो, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आया। तो डेल्टा वी क्या है? 10% ऑफ 10 यानी 1 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? तो डेल्टा पी क्या आएगा? एम डेल्टा वी। एम क्या दिया है? 0.2 × 1, तो डेल्टा पी आया 0.2 kg मीटर पर सेकंड। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तक में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? से यस और नो, यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है। अब देखो हमें डेल्टा तो मिल गया। अब देखो हम कैलकुलेशंस कब कैसे करेंगे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4 पाई। लेकिन हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम h इक्वल टू ही लेते हैं। कैलकुलेशंस के लिए हम इक्वल टू ही लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए हम इक्वल ही लेते हैं नॉर्मली, है ना? तो अब डेल्टा एक्स क्या आएगा? इट इज ग्रेटर देन इक्वल, या फिर कैलकुलेशन के लिए तो इक्वल ले लो, ऐसे तुम ग्रेटर देन इक्वल भी ले सकते हो, इंटू 0.2। तो क्या है ये? h/0.8 पाई। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/0.8 पाई। और इसको तुम क्या लिखोगे बताओ? 5/4 हो जाएगा ना? 5/4, 4/5, हाँ 5/4 आएगा, मतलब 5h/4 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कैसे आए ये? ये आएगा 8/10। ठीक है, तो इससे ये आ जाएगा 8 ऊपर चल 10 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी डन? ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, क्वेश्चन है ये, देन कैलकुलेट, मतलब देन कैलकुलेट डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा पी बोल रहे हैं, हाँ। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है क्या है? 1/2 रूट अंडर h/पाई। ऑप्शन बी दिया है h/2 पाई। ऑप्शन सी दिया है h/4 पाई। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ठीक है, लिख लिया वेदांत? वेदांत रिटर्न? मोर अप और ऊपर करूं? ठीक है, बाकी लोग सॉल्व कीजिए। रिटर्न वेदांत?
सिद्धांत हो गया? ठीक है, अब देखो इसका आंसर तो बहुत आसान है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है एच बाई फोर पाई। अब दोनों इक्वल बोला गया है तो हम डेल्टा एक्स स्क्वायर लिख दें या फिर डेल्टा पी स्क्वायर लिख दें, तो ये आएगा एच बाई फोर पाई। तो डेल्टा पी क्या आएगा, रूट अंडर एच बाई फोर पाई, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर एच बाई पाई। ठीक है, एवरीबडी इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन। तो देखो अभी क्या है, सिग्निफिकेंस देखते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? लिख लिया पार्थ? पार्थ रिटर्न? पार्थ देखो, हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या चेंजेस आया और इससे सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे क्या चेंजेस आ गए। सबसे पहली चीज है, इट एलिमिनेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ it eliminated the existence of definite trajectory, या फिर बोल सकते हो कि definite path for an electron। ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर पाथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात समझ में आया? रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन being a partial wave, electron being a partial wave is partially delocalized। इलेक्ट्रॉन एक पार्शियल वेव है तो ये पार्शियली डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चूंकि आप एक पार्शियल वेव था तो पार्शियल वेव पार्शियली डीलोकलाइज्ड होगा, तो उसका कोई डेफिनेट पाथ तो बोर थ्योरी के हिसाब से होगा नहीं ना। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब देखो बात क्या था कि अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, अब इलेक्ट्रॉन पे तो सब कुछ अनसर्टेन हो गया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो इसका एक पैटर्न होगा ना, तो इट विल हैव अ पैटर्न ऑफ डीलोकलाइजेशन, इट विल हैव अ पैटर्न ऑफ डीलोकलाइजेशन, एक पैटर्न तो होगा ना, जैसे पंखे का होता है, ब्लेड्स का हमने सीखा था, राइट? It will have a pattern of delocalization and its position can be expressed with probability। ये समझ में आया? Its position will be expressed in terms of probability। Everybody ये बात समझ में आया या नहीं आया? Everybody, अरे देखो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में जानकारी यदि हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही बात करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिट से नेक्स्ट थ्योरी में ऑर्बिटल आएगा। ऑर्बिटल एक रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, तो ऑर्बिटल नेक्स्ट थ्योरी में आएगा। अच्छा ये चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो? तो इसका थर्ड पॉइंट ये है, ये लिख लिया था क्या सबने? एवरीबॉडी रिटन? ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा ना वो नोट से लिख लेना। एक पॉइंट और है जो हमें करना है डिस्कस।
इट कैनॉट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में भी नहीं हो सकता। ये भी इसने प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, मान लो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, जैसे रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का आर नॉट तुमने पढ़ा था, उसकी ऑर्डर होती है 10⁻⁻15। तो इसका डेल्टा एक्स मैक्स क्या आएगा बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन इज इन न्यूक्लियस। ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो इसका मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आएगा? 2 टाइम्स रेडियस ना। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस बनाया, तो उसका जो डेल्टा एक्स मैक्स आएगा वो ये आएगा। ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। डेल्टा एक्स हम लिख देते हैं 2 into 10⁻⁻15। मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10⁻31 into डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 10⁻34 अपॉन 4 into 3.14। तो अब जब डेल्टा वी निकाला जाएगा तो इसमें आएगा 6.626 into 10⁻34 अपॉन 3.14 into 4 into 9.1 into 10⁻31 into 2 into 10⁻15। अब जरा इसको सॉल्व करें, यदि हम 6.626 into 10⁻34, अब ये क्या आया? ये आ गया 18, 18 4 जा 72, ये ऑलमोस्ट 200 लिख देता हूं मैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं, है ना। और ये 10 की पावर कितना आ गया? -46। तो अब जरा तुम देखो ये वैल्यू क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले रहे हैं। ये जो वैल्यू आता है निकल करके, वो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वी जो आएगा वो आएगा 6.626 अपॉन 200 इंटू 10 की पावर, ये 14 है तो 12। ये समझ में आया 12 कैसे आया? ठीक है, अब यदि तुम थोड़ा और आगे कैलकुलेशन भी करते हो, थोड़ा और आगे कैलकुलेशन करोगे, तो डेल्टा वी तुम्हें क्या मिलेगा? 626.2 अपॉन 200 इंटू 10 की पावर 10, यानी डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग, राइट? 3.1 जो भी है 13 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी पॉसिबल है एवरीबॉडी। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो कि जब डेल्टा एक्स हमने मैक्स लिया है, तो डेल्टा वी क्या आएगा बताओ? जब डेल्टा एक्स हमने मैक्स लिया है तो डेल्टा वी क्या आएगा? मिनिमम आएगा ना। ये समझ में आया? अब यदि जब हमने डेल्टा एक्स मैक्स ले लिया तो डेल्टा वी मिनिमम आ गया। अब जो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आता है उसका ऑर्डर 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी क्या आएगा? v प्लस माइनस डेल्टा वी। तो अब दिस इज वेरी हाई, दिस इज हाइयर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा अजम्पशन गलत था। इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन गलत है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन कांट स्टे इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब ये बेसिकली समझ में आ गया होगा न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता। बिकॉज न्यूक्लियस में रहेगा तो उसका मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड, तो देखो सबसे ज्यादा तेज कौन भागेगा? जो कंप्लीटली वेव होगा। और स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट ही सबसे ज्यादा प्योर वेव बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स पे डीलोकलाइज्ड होता है। तो उससे ज्यादा स्पीड किसी का नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अब ये यदि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता तो इसका स्पीड उससे ज्यादा हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर?
हम कैसे बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स मैक्स है तो डेल्टा वी मिन कैसे? अच्छा, हमने सुमति ये बताओ, जब हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी कांस्टेंट था, तो डेल्टा एक्स ये आता है एम डेल्टा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या आएगा? के बाई एम ना। तो अब डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी आया सुमति। तो एक जब मैक्स होगा, तो जब डेल्टा एक्स मैक्स होगा तो डेल्टा वी क्या आएगा? मिनिमम आएगा। इज दैट क्लियर? और अमन देखो, लाइट से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइट से ज्यादा तेज कोई भाग नहीं सकता। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं उससे। उससे ज्यादा किसी का स्पीड नहीं हो सकता। तो यदि उससे ज्यादा स्पीड हो रहा है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। और किसी का कोई डाउट है? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसको लिखा नहीं है तो इट्स नॉट एन इश्यू, ये आपके ग्रुप में आ जाए, होमवर्क ग्रुप में आ जाएगा। और किसी का कोई डाउट है? तो देखो, आज हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 10⁻12 कैसे आया? कहाँ 10⁻12 है? कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तुमसे? अरे 34 + 46 है ना। 34 + 46 कितना आएगा? -34 + 46। वेदांत 10⁻x अपॉन 10⁻y कैसे लिखते हैं? 10⁻x - y। तो ये किया ना, -34 + 46। इज दैट क्लियर? और किसी का कोई डाउट है? एवरीबॉडी, और किसी का कोई डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर? फाइन एवरीवन, देन गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्या नैनेश, तुम्हें क्या डाउट है? ठीक।